हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। लास्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट में वो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ उसे देखो, ठीक है, और देख लेना ताकि और अच्छे से आपको चैप्टर 5 जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो कोई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 6। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ और उसमें आपको लगेगा थोड़ी तबीयत सही नहीं है। आ जाओ, चलो तो कहाँ से स्टार्ट करना है भाई? बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर 6 क्या, एम्प्लॉयमेंट। और उससे पहले अपन देखेंगे उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो भाई, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोज़गार। ठीक है, 2 तरह के रोज़गार होते हैं, ये आपको भी पता है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और एक होता है हायर्ड। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, सामने वाले ने अपने खुद का क्या खोल रखा है, बिजनेस खोल रखा है। जैसे कि शायद आपके फादर होंगे जिन्होंने क्या खोल रखा हो, खुद का बिजनेस खोल रखा हो, या आपकी मम्मी होंगी, चाचा ताऊ। तो जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं वो क्या होते हैं बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और जो हायर्ड होते हैं यानी जो किसी के अंडर में काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हायर्ड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो रोज़गार, रोज़गार वर्ड ऐसा है, देखो अगर आप लोग जो नॉर्मली सुनते हो कि अनएम्प्लॉयड इतने हैं, एम्प्लॉयड इतने हैं, आज ये वाला चैप्टर पढ़ के वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी कि एम्प्लॉयड किसे बोलते हैं और अनएम्प्लॉयड किसे बोलते हैं। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें आप सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? हु इज़ ए वर्कर, कि भाई वर्कर कौन है। देखो भाई, वर्कर वो है जो क्या करता है, जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन में अपना क्या देता है? कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, वो होता है क्या? वर्कर। या सिंपल सा अगर अपन नॉर्मली बोले तो वर्कर क्या है? वर्कर हु वर्क्स। ठीक है, और वो क्या काम कर रहा है? वो आपकी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहा है, वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। जैसे कि एक जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी से क्या बना देता है? फर्नीचर बना देता है। ही इज़ ए वर्कर। वाई? बिकॉज उसने क्या कर दी है भाई? वैल्यू ऐड कर दी है। ठीक है, जो सर्विस वाले हैं, डॉक्टर, लॉयर, सीए, एमबीएज, ये लोग भी कौन है? ये लोग भी वर्कर हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में क्या ऐड कर रहे हैं? वैल्यू ऐड कर रहे हैं। चलो आ जाओ, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? तो ए वर्कर इज ए इंडिविजुअल। तो वर्कर कौन है? एक इंडिविजुअल है हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो कि कौन सी एक्टिविटी में एंगेज्ड है? प्रोडक्शन एक्टिविटी। और प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। क्या होता है भाई? हाँ, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है, सिंस प्रोडक्शन मींस वैल्यू एडिशन, ये देखो प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है वैल्यू एडिशन से अपन क्या निकालते हैं बेटा? वैल्यू एडिशन मतलब इनकम जनरेशन, और इनकम जनरेशन मतलब आ गया जीडीपी, जीडीपी मतलब आ गया नेशनल इनकम, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ अवर जीडीपी एंड नेशनल इनकम। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा, उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उतनी ज़्यादा जीडीपी होगी, उतनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी, और उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, सोशल स्टेटस अच्छा होगा किसका? अपनी कंट्री का। तो आ जाओ, तो वर्कर क्या है? वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। पढ़ा था ना अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज सम टोटल इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। और वो भी कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कैसे आती है? वैल्यू एडिशन से। ठीक है, ऑफ द कंट्री अमाउंट्स टू नेशनल इनकम। उसे क्या बोलते हैं भाई? नेशनल इनकम बोलते हैं। अकॉर्डिंगली अपन क्या कह सकते हैं? दैट वर्कर्स एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इन द वन वे और दी अदर। जो कि मैंने आपको बताया, जो जितने भी वर्कर्स हैं आइदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें? अपनी इकोनॉमी में। समझ में आया? अपनी नेशनल इनकम में। चाहे वो एक छोटा वर्कर हो चाहे वो एक बड़ा वर्कर हो, ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द नेशनल इनकम, कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अवर जीडीपी। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट चीज़ क्या देखना है? देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। 2 तरह के वर्कर्स होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और एक होते हैं हायर्ड वर्कर्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं मतलब उन्होंने अपने खुद का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के क्या करा है? बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, जो अपने ही खुद के बिजनेस में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ होते हैं हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स जैसे फॉर एग्जांपल जो किसी और के लिए काम करते हैं और उन सर्विसेज के लिए उन्हें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, उन्हें क्या बोला जाता है? हायर्ड वर्कर्स बोला जाता है। 2 तरह के हायर्ड वर्कर्स होते हैं, एक होता है कैजुअल वर्कर और एक होता है रेगुलर वर्कर्स या परमानेंट वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिन्हें रेगुलर हायर नहीं करा जाता, जैसे कि
जब ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें हायर किया जाता है और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तब उन्हें निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर ये फार्मिंग में देखने को मिलता है। फार्मिंग में क्या होता है, जब सोइंग का टाइम होता है यानी जब बोने का टाइम होता है उस टाइम पे लेबर को रख लिया जाता है और फिर जैसे ही सोइंग का काम ख़त्म होता है उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर वापस से कब हायर किया जाता है, जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है, हार्वेस्ट करने का टाइम आता है, कटाई करने का टाइम आता है, तब वापस से उन वर्कर्स को हायर कर लिया जाता है। ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं। ज़्यादातर ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स इन पे काम करते हैं, लेस स्किल्ड होते हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, ठीक है। और वहीं पे दूसरी तरफ होते हैं आपके रेगुलर वर्कर्स या परमानेंट वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिन्हें एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करा गया है, हायर करा गया है। ये रेगुलर होते हैं, ये रोज़ काम करने जाते हैं, इनको अच्छी सैलरी भी मिलती है, ठीक है, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और ज़्यादातर रेगुलर वर्कर्स में स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आ जाओ अब यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट कि भाई वर्कर्स कौन है। वर्कर्स आर दोज एम्प्लॉयड में बी क्लासिफाइड एज अंडर। सबसे पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो कि मैंने बताया दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि अपने खुद के बिजनेस में लगे हुए हैं या अपने खुद के प्रोफेशन में। प्रोफेशन यानी डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, सीए है, खुद का ऑफिस खोल लिया, टीचर खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया है, कहीं पढ़ाने नहीं जाते, अपने कोचिंग्स पे पढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गए बेटा, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है फार्मर्स ऑन देयर ओन फार्म्स और एन एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन हिज ऑन फैक्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं भाई हायर्ड वर्कर्स, ठीक है। हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं, दे रेंडर देयर सर्विसेज। हायर्ड वर्कर्स अपनी सर्विसेज देते हैं और रिवॉर्ड के तौर पे इनको क्या मिलता है, रेन्यूमरेशन, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, ठीक है। सो दीज आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, जो किसके लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए। दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स एंड एज ए रिवॉर्ड गेट वेजेस एंड सैलरी, और मे बी दे आर पेड इन काइंड। ये होता है कहाँ पे भाई, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग के टाइम पे या सोइंग के टाइम पे क्या किया जाता है, कितने ही लेबर ऐसे होते हैं जिनको कैश में पेमेंट नहीं देने की जगह उनको काइंड में पेमेंट किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? आपका जो प्रोफेशनल ये है इसमें भी होता है, कितने जगह पे जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी की तरफ से क्या मिलता है, कंपनी की तरफ से उनको फ्लैट मिलता है, तो वो भी एक तरह से क्या है, पेमेंट इन काइंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ क्या देखना है अपने को, कैजुअल वर्कर्स। तो बताया मैंने आपको जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं, हायर्ड वर्कर्स दो में डिवाइडेड हैं, एक हैं कैजुअल वर्कर्स और एक कौन है, रेगुलर वर्कर्स। तो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं यानी कि इन्हें डेली बेसिस पे हायर नहीं किया जाता, जब नीड होती है तभी इन्हें हायर किया जाता है। देखो दीज आर द डेली वेजर्स, ठीक, दे आर नॉट हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस। इनके जो एम्प्लॉयर होते हैं इनको रेगुलर बेसिस पे क्या नहीं करते, हायर नहीं करते। ज़्यादातर इस तरह के लेबर आपको आपके शहर के चौराहे पे मिलेंगे सुबह सुबह, ठीक है। तो इनको रोज़ काम ढूंढना पड़ता है और कभी इन्हें काम मिलता है और कभी इन्हें काम नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है। इनको किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, पेंशन हो गया, इन्हें नहीं मिलता। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% काटा जाता है और वही 12% एम्प्लॉयर मिला के ईपीएफ अकाउंट में क्या करता है, जमा करता है, जिस पे एम्प्लॉय को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और रिटायरमेंट के टाइम पे टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। उस पर कोई टैक्स नहीं होता, जितना वो जमा होता जाएगा उसके ऊपर ब्याज मिलता जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है कहाँ पे, ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, ठीक है। ये मतलब कैजुअल वर्कर्स को इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती, ना उन्हें ग्रेचुइटी मिलती कि रिटायरमेंट पे उन्हें कोई इकट्ठा पेमेंट मिल रहा हो, ना उन्हें पेंशन मिलती कि भाई रिटायरमेंट के बाद हर महीने उन्हें कुछ पैसे मिल रहे हों। तो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते। कैजुअल वर्कर्स आर यूजुअली अनस्किल्ड वर्कर्स। ज़्यादातर आप देखोगे तो ये कैजुअल वर्कर्स जिन्हें कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर्स लाइक वर्कर्स वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, कौन से वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिन्हें परमानेंट बेसिस पे क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, कभी कभी इन्हें फिक्स पीरियड के लिए भी हायर किया जाता है, ठीक है। आ जाओ, दीज आर ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये रोज़ अपना बस्ता उठाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, ऑफिस पहुँच जाते हैं अपना काम करने, या टीचर्स स्कूल पहुँच जाते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स पहुँच जाते हैं, ठीक है। वो
सो दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जी हाँ, तो जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं, परमानेंट वर्कर्स होते हैं, उनको ये सभी तरह की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि उन्हें पेंशन मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, रिटायर होने के बाद उन्हें क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। लेकिन अब आ गया है ग्रेचुइटी, मतलब अब रिटायर होने पर एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। ठीक, क्या है नेक्स्ट, क्या है बेटा, प्रोविडेंट फंड, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। तो रेगुलर वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलता है। उनकी सैलरी में से 15% डिडक्ट किया जाता है और 15% एम्प्लॉयर अपनी तरफ से मिलाता है। और ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और रिटायरमेंट पे अच्छा खासा अमाउंट मिलता है अगर वो बीच में विड्रॉ ना करे तो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, क्या बेटा, रेगुलर वर्कर्स आर यूजुअली स्किल्ड वर्कर्स। मैंने बोला बिल्कुल अपोजिट कर दो, रेगुलर वर्कर्स स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे कि लाइक इंजीनियर्स हो गए वर्किंग इन ए फैक्ट्री, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एमबीएस हो गए, सीएस हो गए, ठीक है, ये सब लोग। चलो अब हमें ना बहुत अच्छे से समझेंगे ये चीज़ें, ठीक है, ताकि आप आगे जाके थोड़ा ज्ञान दे सको लोगों को कि भाई एम्प्लॉयड क्या होता है, अनएम्प्लॉयड क्या होता है, समझ में आया। अभी जो आप जिस तरह से एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को देखते हो वो पूरा नज़रिया ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे लेबर सप्लाई, कि भाई लेबर सप्लाई क्या होती है। सुनो देखो, लेबर सप्लाई होती है, काम करने को तो लेबर 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है। चलो इसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जो चौराहे पे आप लोगों को जो मज़दूर मिलते हैं काम कराने के लिए, शायद कभी आपके पापा या ताया ताऊ लेके आए हो इनको काम कराने के लिए, तो इनका क्या है बेटा, इनका सीधा फिक्स है 500 रुपये। ठीक है, आप इनको 9-10 जितने बजे आप मिल जाए आपको, ये 9-10-11 बजे के आसपास इन्हें पकड़ के ले आओ और ये शाम को 5 बजे बढ़िया हाथ धो के फ्री हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में 500 रुपये क्या है यहाँ पे रेट, मतलब आहर के हिसाब से, मतलब ये घंटों के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। भाई आप हमें 9 बजे ले जाओ चाहे 10 बजे ले जाओ सवेरे, हम शाम को 5-6 बजे तक काम करेंगे, बस उसके बाद काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या चलता है, आर्ली रेट चलता है। क्या चलता है, आर्ली रेट। तो लेबर सप्लाई क्या होती है, लेबर सप्लाई होती है कि भाई इतने घंटे में इतने वेज रेट में कितने वर्कर्स काम करना चाहते हैं, वो होता है क्या, लेबर सप्लाई। देखो इधर आओ, तो लेबर सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेज रेट। अब काम करने को तो वर्कर 10 घंटे कर सकता है, लेकिन क्या वो 500 रुपये में 10 घंटे काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए कैसा चार्ज करेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा। तो थस इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स। तो ये मैन आवर्स में काउंट करा जाता है और यूजुअली मैन आवर्स यानी एक दिन कितने घंटे के लिए काम करता है, 8 घंटे माना जाता है। मैन आवर्स इक्वल्स टू 1 मैन डे। ठीक है, 8 आवर्स। तो ये होती है भाई लेबर सप्लाई, कि भाई 8 घंटे काम करेगा, मतलब कौन कौन लेबर 8 घंटे काम करने के इतने पैसे में काम करना चाहता है या इतने पैसे में वो काम कर लेगा, वो क्या होती है, वो लेबर सप्लाई होती है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो लेबर सप्लाई रिफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेज रेट। कि भाई 500 रुपये में इतने वर्कर्स क्या करना चाहते हैं, 500 रुपये में इतने वर्कर्स 8 घंटे काम कर लेंगे। तो वो जितने वर्कर्स विलिंग कर रहे हैं, जितने वर्कर्स काम करना चाह रहे हैं, वो इसमें आएंगे, लेबर सप्लाई में आएंगे। दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। वो वर्कर्स जो कि इतने घंटे में इतने रुपए में काम नहीं करना चाहते, वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो लेबर सप्लाई में नहीं आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है भाई, लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स ऑन द अदर हैंड क्या है, लेबर फोर्स में यहाँ पे दोनों लोग आ जाएंगे, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, और जो काम कर रहे हैं। आ जाओ, तो लेबर फोर्स ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, बोला था ना, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, और विलिंग टू वर्क, जो इच्छा कर रहे हैं काम करने की, इज़ नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट। यहाँ पे उन्हें वेज रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेबर फोर्स क्या है, ये लेबर फोर्स में वो सारे के सारे वर्कर्स आ जाएंगे जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, और जो काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वेज रेट क्या चल रहा है, कि भाई 8 घंटे के इतने पैसे मिल रहे हैं। उन्हें तो बस क्या चाहिए, उन्हें तो बस काम चाहिए, भले ही उन्हें 8 घंटे के 400 रुपये दे दो, या 10 घंटे के 500 रुपये दे दो, या 11 घंटे के 500 रुपये दे दो। ठीक है, तो लेबर फोर्स में यहाँ पे जो वेज रेट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो लेबर फोर्स कंटेन्स ऑल दोज वर्कर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड हु आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, और किससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको, इज़ नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट।
उन्हें वेज रेट से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस क्या करना है, काम करना है, उसे बोला जाता है लेबर फोर्स। क्या बोला जाता है, लेबर फोर्स। आ जाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे वर्क फोर्स की। तो वर्क फोर्स में बेटा वो वर्कर्स आते हैं जो कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क फोर्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। तो वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। यहाँ पे अपन उन्हें कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, विलिंग टू वर्क, लेकिन वो क्या नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। मतलब जब भी अब आपके सामने वर्क फोर्स आएगा तो आपको सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वर्क फोर्स में वो लोग हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग, अब भी के अब भी, मतलब वो जो क्या कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे वो वर्कर्स नहीं आएंगे जो विलिंग टू वर्क, जो सिर्फ इच्छा कर रहे हैं काम करने की, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो वर्क फोर्स समझ में आ गया, दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग। चलो, तो वर्क फोर्स क्या होती है, अगर आप लेबर फोर्स में से, जैसे कि अपन ने देखा कि लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स इंक्लूड्स बोथ दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क। तो अगर लेबर फोर्स में से उन पर्सन्स को हटा दिया जाए जो कि विलिंग टू वर्क कर रहे हैं, तो क्या निकल के आएगा, वर्क फोर्स। नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, उनकी इच्छा है काम करने की, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिल रहा, वेज रेट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनको एक्चुअल में काम नहीं मिल रहा है। एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट दे आर रेडी टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क। तो उन्हें हटा दो यहाँ से, तो क्या पता पड़ जाएगा बेटा, वर्क फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अब इससे अपने को अनएम्प्लॉयमेंट पता चल जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट अपने को मदद करेगा क्या निकालने की, अनएम्प्लॉयमेंट निकालने की। तो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। आप लेबर फोर्स में से किसको माइनस कर दो, आप लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो। तो हमने क्या देखा, लेबर फोर्स में वो दोनों लोग हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, और दूसरे कौन है, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, दे आर रेडी टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, उन्हें बोला जाता है बेटा अनएम्प्लॉयड। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो जब भी आप खबरें पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, तो उसमें जब भी अनएम्प्लॉयड वर्ड यूज़ करा जाता है तो यहाँ पे ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, ठीक है, दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। तो कैसे निकाल सकते हैं, आप लेबर फोर्स में से किसको माइनस कर दो, वर्क फोर्स को, क्योंकि लेबर फोर्स में दोनों हैं, लेबर फोर्स में कौन है, दोनों हैं, दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा मिल रहा है, जस्ट दे वांट टू वर्क, दे वांट टू अर्न सम मनी। माइनस कर दो वर्क फोर्स से जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो क्या निकल के आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एस्टिमेटेड एज अंडर। तो जब भी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड निकाला जाता है तो देखो नीचे किससे डिवाइड किया जाता है, साइज ऑफ लेबर फोर्स। साइज ऑफ लेबर फोर्स मतलब कि भाई आपकी लेबर फोर्स की साइज कितनी है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, उनसे इसको क्या करा जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है, तब निकल के आता है क्या, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलो आ जाओ, अब आई थिंक आपका अनएम्प्लॉयमेंट को देखने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन रेट की, किसकी, पार्टिसिपेशन रेट। नीचे क्या है आपकी टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मतलब समझ गए सब, बच्चे, बूढ़े, जवान, यूथ, टीनेजर्स, ये आपकी पूरी क्या है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन को अपन ने डिवाइड किससे किया है बेटा, वर्क फोर्स से, किससे, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या है, वर्क फोर्स मतलब दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। ये बताता है डिपेंडेंसी रेशियो कि भाई टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितने लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है और जितना कम होता है उतना बुरा होता है पार्टिसिपेशन रेट। चलो, तो पार्टिसिपेशन रेट रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द कंट्री। तो पार्टिसिपेशन रेट ये बताता है कि भाई आपकी पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज लोग, कितने प्रतिशत लोग प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन में क्या है, इंगेज है, विच मीन दे आर एक्चुअली वर्किंग एंड एडिंग वैल्यू इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये परसेंटेज ज़्यादा आता है उतना अच्छा होता है, 60%, 70% बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर ये कम आ रहा है, 50% से कम आ रहा है, 30%, 40%, तो ये अच्छा नहीं होता। इट शोज़ हाई डिपेंडेंसी ऑन द
पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। अब ध्यान रखना, वर्कफोर्स का मतलब है दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। यहाँ पे वो लोग कंसिडर नहीं किए जाएंगे दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं वर्कफोर्स इन इंडिया। तो टोटल वर्कफोर्स 471 मिलियन पीपल है इन इंडिया। जेंडर कंपोजिशन में अगर देखा जाए तो आप क्या देखोगे, 77% मेल वर्कर्स हैं और 23% क्या हैं, फीमेल वर्कर्स हैं। इनमें और क्या इंक्लूड कर रखा है, चाइल्ड लेबर इन बोथ द केसेस, चाइल्ड लेबर भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई रूरल और अगर अर्बन में अगर इनका अपन कंपटीशन करें तो 75% ऑफ वर्क फोर्स इन रूरल एरियाज। अपनी जो 75% वर्क फोर्स है विच मीन दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो कहाँ से आती है भाई, वो गाँव से आ रही है, ठीक। और जो 25% अपनी है वो कहाँ से आ रही है, अर्बन एरिया से आ रही है वर्कफोर्स, दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। फिर इसमें अगर अपन फीमेल पार्टिसिपेशन देखें तो आप देखोगे कि रूरल एरियाज में फीमेल पार्टिसिपेशन कैसा है, ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज। देखो रूरल एरियाज में कम से कम 25% किस में काम कर रहे हैं बेटा, वो काम कर रही हैं वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज, लेकिन अर्बन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 20% है, डेट इज़ 1/4 ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स, ठीक है। ये देख लिया आपने। अब अपन देखेंगे इनके कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा क्यों है, क्या है रीज़न। आ जाओ, वाई इज़ द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज़ रूरल बेस्ड। सुनो, अपनी बल्क ऑफ पॉपुलेशन रूरल बेस्ड है। देखो बेटा, 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, आपको पता ही है, डेट इज़ एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। सेकेंड आपका सेकेंडरी सेक्टर, डेट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। और तीसरा होता है आपका कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बल्क ऑफ द वर्क फोर्स कहाँ से आता है, लेबर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न ये है, दिस शोज बैकवर्डनेस। क्यों, इसलिए शो करता है डेट अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर अवर टेरिशरी सेक्टर फेल टू जनरेट द जॉब्स, फेल टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। यही रीज़न है जिस वजह से ज़्यादातर अपने यहाँ का लेबर कहाँ काम कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहा है। क्यों, क्योंकि अपना सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर क्या जनरेट नहीं कर पाया, जॉब्स जनरेट नहीं कर पाया। एक और रीज़न क्या है बेटा, इलिटरेसी। क्या है, इलिटरेसी। अपने यहाँ पे इलिटरेसी है, इलिटरेसी होने की वजह से अपने यहाँ के वर्कर्स कैसे नहीं है, स्किल्ड नहीं है। तो स्किल्ड नहीं है तो अब फार्मिंग के लिए क्या नहीं लगती, ज़्यादा स्किल लगती नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज से क्या करी जाती है, स्किल्स मतलब खेती की जा सकती है, तो उन लोगों को वही काम कैसा लगता है, ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। तो वो अपने ही फार्म्स में क्या करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, ठीक है। चलो, तो इन्हीं पॉइंट्स को बेस बना के इसको पढ़ते हैं। वाई इज़ द बल्क ऑफ अवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड, तो वर्कफोर्स वर्सेस जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। देखो भाई, अपनी आधी पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन है या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, वो कैसा है, कम है। क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी। भले ही इतने सारे लोग क्या हैं, इतने सारे लोग इंगेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कैसी है, कम है। मतलब उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसा है, कम है। 20-25% के आसपास उसका कंट्रीब्यूशन है, किसमें, अपने जीडीपी में। और इसके पीछे का रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी, वही पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वही अभी भी वहाँ पे अपने अनस्किल्ड लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो बिकॉज मोस्ट पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो वाई मोर जॉब्स इन रूरल एरियाज, उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई ये सब करने के लिए ना ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस बेसिक स्किल्स आ जाएं तो उसमें ये लोग ये सब चीज़ें कर लेते हैं। तो इस वजह से ये लोग काय में एंगेज हो जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं। डज दिस मीन मोर जीडीपी फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नो, इवन दो नियरली 50% ऑफ द वर्क फोर्स वर्क्स इन द रूरल इकोनॉमी, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन 20% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। लेकिन अपने इंडिया के जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 20% से भी कम कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का। दिस शोज अटर बैकवर्डनेस, ये शो करती है कि भाई बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मतलब ये शो कर रहा है कि इतनी सारी पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या है, कम है। दिस शोज लो प्रोडक्टिविटी, ये क्या शो करता है, लो प्रोडक्टिविटी शो करता है। लो प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रोडक्शन कम हो रही है पर हेक्टर। अगर प्रोडक्शन कम हो रही है मतलब यस इनकम जनरेशन भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और अगर इनकम जनरेशन कम हो रही है इसका मतलब अपने रूरल एरियाज़ में एक और चीज़ होगी जिसे बोलते हैं पॉवर्टी। क्या होगी, गरीबी। आ गया समझ में, आ जाओ। तो व्हाट डज दिस शो, लो भाई ये क्या शो करता है कि भाई लो प्रोडक्टिविटी है। वर्कर्स इन रूरल एरियाज प्रोड्यूस लेस आउटपुट, कम आउटपुट बना रहे हैं कंपेयर टू द वर्कर्स इन द नॉन फार्म सेक्टर्स। किन से कंपेयर किया जाए, अगर अपन अपने वर्कर्स को नॉन फार्म वर्कर्स से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने फार्म वर्कर्स प्रोडक्शन कैसी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लो अर्निंग, तो अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है, पर हेक्टर प्रोडक्शन कम होती है, पर बीघा प्रोडक्शन कम होती है, तो इनकम भी क्या होगी, कम होगी। अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो इनकम ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। सिंस प्रोडक्टिविटी इज लो देयर इनकम इज ऑल्सो लो, इसलिए उनकी इनकम भी क्या होती है बेटा, कम होती है। और इनकम कम होती है तो जिसकी वजह से अपने रूरल एरिया में क्या है, पॉवर्टी है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। सो impact, this is the reason for widespread poverty in rural area despite a large population on being employed there। ठीक है, तो ये रीज़न है जिसके वजह से अपना सॉरी थोड़ी तबीयत, हाँ तो कहाँ थे अपन, तो ये रीज़न है जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, एम्प्लॉयड तो है लेकिन अभी भी वो बैकवर्ड है। उसके पीछे का रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी, अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, अभी भी अनस्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो लो प्रोडक्टिविटी की वजह से लो इनकम, और लो इनकम के वजह से अपने रूरल एरियाज़ में क्या है बेटा, पॉवर्टी ज़्यादा है। ठीक है, आ जाओ। सो वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज़। देखो जो फीमेल वर्कर्स हैं, फीमेल अभी भी इंडिया में क्या चलता है, वही फीमेल्स के ज़्यादातर डिसीजंस कौन लेती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैमिलीज़ मिलके लेती हैं। वो उनके डिसीजन वो खुद नहीं ले पाती। आज भी अपने यहाँ पे मेल डोमिनेंस चलता है, या एक तरह से फैमिली का चलता है। ठीक है, उनके बिहाफ पे फैमिलीज़ ज़्यादा क्या लेती हैं, डिसीजन लेती हैं। एक तो सबसे पहला रीज़न क्या है बेटा, लो फीमेल एजुकेशन। आज भी इंडिया में प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई लड़के ज़्यादा पढ़ लें और लड़कियों को उतना ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले तो उतना भी नहीं पढ़ाया जाता था लेकिन आज पढ़ाया जा रहा है। तो उसके पीछे भी रीज़न क्या है कि भाई लड़कों को पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए, उनको अभी भी इतनी अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही है। ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ की अगर मैं बात करूं और थोड़े जो ज़िले होते हैं उधर वाला एरिया अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे अभी भी गर्ल्स की एजुकेशन को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। ठीक है, तो मैनी गर्ल्स इन इंडिया डोंट गेट प्रॉपर एजुकेशन, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती और बिना एजुकेशन के बेटा दे डोंट गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसी वजह से उनको क्या नहीं मिलती, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में अभी भी क्या चलती हैं, अभी भी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस चलती हैं। ठीक है, अभी भी क्या है, लाइव एग्जांपल बताता हूँ। कुछ हमारी ही फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिए हैं, जॉब लग गई है लेकिन स्टेट के वजह से कि भाई इतनी दूर कहाँ जाएगी, कहाँ जॉब करेगी, तो फैमिलीज़ क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं। तो प्राइवेट जॉब तो फिर आप छोड़ ही दो, है ना। तो इन सिटीज़ इवन इफ जॉब्स आर अवेलेबल वुमेन्स वर्क डिसीजंस आर ऑफन मेड बाय फैमिलीज़ नॉट बाय द वुमेन देमसेल्व्स। बताया था ना कि ज़्यादातर फीमेल्स के इस तरह के डिसीजंस कि भाई वहाँ जॉब है, दूसरे शहर में जॉब है, इतनी दूर जॉब है, तो उसका डिसीज़न अकेली वो नहीं लेती, पूरे फैमिली मेम्बर्स मिलके लेते हैं। सो दिस मीन्स मैनी वुमेन्स डू नॉट टेक अप जॉब्स डिस्पाइट अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा होता है, बहुत सारी जो वुमेन्स होती हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, एग्ज़ाम क्रैक कर लेती हैं, यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में अच्छी जॉब लग जाती है, बट उनकी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाती। थर्ड क्या है बेटा, रूरल पॉवर्टी। भाई रूरल में क्या है, पॉवर्टी है। अपन ने क्या देखा था, जब आपने वो परसेंटेज देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि भाई रूरल एरियाज़ में ज़्यादा वुमेन्स क्या हैं, एम्प्लॉयड है एज़ कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज़। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है पॉवर्टी। गांव में क्या है, पॉवर्टी है, रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी होने के वजह से जो घर की औरतें रहती हैं वो भी क्या करना चालू कर देती हैं, बहुत जल्दी काम करना चालू कर देती हैं, सो डैट दे कैन ऐड सम मनी इन द फैमिली इनकम। समझ में आया, ताकि वो एटलीस्ट वो तीन चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें। जिसके वजह से बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं यंग एज में ही उनको अपनी पढ़ाई क्या करनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है। एक चीज़ बताता हूँ, इधर होता क्या है, ज़्यादातर गाँव में ऐसा होता है कि भाई
जो फीमेल्स होती हैं पहले खुद के खेत में काम करती हैं, फिर उसके बाद जो बड़े ज़मींदार होते हैं जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं तो वो उनके खेतों में भी क्या करने जाती हैं, काम करने चली जाती हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है, इनके बच्चे होते हैं तो जैसे अगर कोई लड़की है वो थोड़ी बड़ी हो गई, जैसे ही वो समझने करने लायक हो गई तो उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, अपने छोटे भाई बहनों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में जा भी रही होगी, वहाँ के शासकीय विद्यालय में अगर पढ़ने जा भी रही होगी, तो उसको वो क्या कर दिया जाता है, छुड़वा दिया जाता है। समझ में आया? क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो दे हैव टू लुक आफ्टर देयर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, उनके जो सिबलिंग्स होते हैं उनका उन्हें ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे और बड़ी होती हैं तो फिर वो भी अपने पेरेंट्स के साथ में खेतों में और इनमें काम करने जाने लगते हैं। कुछ फार्मिंग फैमिलीज़ में तो ऐसा होता है कि भाई क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लेते हैं, तो उसमें भी जब ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाई की तो एजुकेशन इतनी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो जॉब्स भी इतनी अच्छी नहीं मिलती। ठीक है, आ जाओ। तो इन विलेजेस पॉवर्टी फोर्स वुमेन्स टू वर्क बट दीज आर लो पेड। ये कैसे काम होते हैं, ये लो पेड काम होते हैं, लेस प्रोडक्टिव जॉब्स होते हैं। ज़्यादातर क्या मिलता है इनको, फार्म वर्क मिलता है। ऑफन दे आर पेड इन ग्रेन्स, कितनी बार तो इनको ग्रेन्स में पेमेंट मिलता है इंस्टेड ऑफ मनी ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। यही टाइम होता है जिस टाइम पे रूरल एरिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे इनको कितनी बार तो जो पेमेंट होता है ना बेटा, उनको काय में दिया जाता है, ग्रेन्स में, यानी वो भी क्या नहीं दिया जाता, पैसों में नहीं दिया जाता। आया समझ में? क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब अपन डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रूरल वर्सेस अर्बन। 2017 और 18 का डेटा है ये बेटा। पार्टिसिपेशन रेट है, पार्टिसिपेशन रेट यानी टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, यानी अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन एक जगह खड़ी कर दिए जाए तो उसमें से अगर 100 लोग खड़े हैं तो वो 100 लोग में से, चलो अपन थोड़ा सा अगर इसको राउंड ऑफ कर ले, तो अगर 100 लोग खड़े हुए हैं, कितने, 100, ठीक है, तो 100 में से 35 लोग क्या हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस शोज हाई डिपेंडेंसी। आप खुद सोचो कि भाई एक परिवार में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और उन 100 लोगों का खर्चा सिर्फ कितने लोग निकाल रहे हैं, 35 लोग, खुद का भी और जो बाकी के 65 बचे उनका भी। तो दिस इज शोज हाई डिपेंडेंसी रेशियो। क्या शो करता है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको कि जो पॉपुलेशन है ना, आपको पता ही है भाई, बड़ा फ्री राशन बांटा जाता है 80 करोड़ जनता को। तो अगर 80 करोड़ जनता को फ्री राशन बांटा जा रहा है ना, तो उस 80 करोड़ जनता का जो फ्री राशन है ना, उसका जुगाड़ पानी कौन कर रहा है, ये जो 35% जनता है ना, ये अपना काम कर रही है ईमानदारी से, या जैसे भी है वो अपना काम कर रहे हैं, और इनकी मेहनत के वजह से उन 80 करोड़ जनता को क्या मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है। तो दिस शोज हाई डिपेंडेंसी रेशियो। समझ में आई बात की नहीं आई? आ जाओ। तो ये ओवरऑल है। और अर्बन एरियाज़ में कितना है, 33.9%। अर्बन एरियाज़ में 33.9% क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना अर्बन एरियाज़ के, वो अपने चिल्ड्रंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो उन्हें जल्दी काम नहीं करने देते। वाई? बिकॉज दे नो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो उन्हें पढ़ाते हैं 22, 23, 24, 25 साल तक, कुछ कुछ तो और ज़्यादा टाइम तक अपने बच्चों को पुश करते हैं ताकि वो पढ़ें। इस वजह से अर्बन एरिया में पार्टिसिपेशन रेट कैसा है, कम है, और डिपेंडेंसी रेट कैसा है, ज़्यादा है। लेकिन रूरल एरियाज़ में आपको ये ज़्यादा मिलेगा। कितना है, 35%। उसके पीछे का रीज़न आप समझ गए होंगे। अर्ली एज में ही उनके बच्चे क्या करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं फार्म्स में, खुद के फार्म्स में, दूसरों के फार्म्स में। ठीक है, इस वजह से इधर का आपका जो परसेंटेज है वो कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। रीज़न क्या है, वही पॉवर्टी। क्या, पॉवर्टी के वजह से दे यूज टू स्टार्ट अर्ली, ज़्यादा जल्दी काम करने लगते हैं ताकि अपनी फैमिली इनकम में क्या कर सकें, ऐड कर सके। चलो आ जाओ, तो स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। समझा तो मैंने दिया ही। आ जाओ। तो अर्बन एरियाज़ में 33.9 है। ठीक है, मैन 53, अगेन वुमेंस कितनी है, सिर्फ 14.2, सिर्फ वुमेंस का पार्टिसिपेशन 14.2 है। रूरल एरियाज़ में 35% है। समझा दिया मैंने कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों है और अर्बन एरियाज़ में कम क्यों है। थैंक यू बोला करो अपने पेरेंट्स को। आई बात समझ में, और अच्छे से पढ़ो। आ जाओ। मैन कितना है भाई, 51.7, और वुमेन्स कितनी है, 17.5। ठीक है, आप फिर यहाँ देखोगे कि वुमेन का रेशियो कैसा है, ज़्यादा है। रीज़न क्या है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़। डेट इज़ वाई वो छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ के क्या करने लग जाती हैं, काम करने लग जाती हैं। ठीक है, चलो कंक्लूजन्स क्या निकलेगा, देखो ये आ गया ना, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। ये क्या शो कर रहा है, ये डेटा क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हाई डिपेंडेंसी रेशियो, यानी कि
पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंड है काम करने वाले 35 हैं, खाने वाले 100 हैं, तो वो जो 100 खाने वाले हैं वो 35 लोगों के ऊपर क्या है भाई, डिपेंडेंट है। आई बात समझ में? तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो है। पार्टिसिपेशन रेट 34.7 इज़ नॉट वेरी हाई, जो ज़्यादा हाई नहीं है। तो मीन्स फ्यूअर पीपल आर वर्किंग कंपेयर टू ए टोटल पॉपुलेशन। यानी अगर अपन टोटल पॉपुलेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर किसी कंट्री में 100 लोग हैं, अगर अपन ये इंडिया का डेटा है ना अपना, तो अगर अपने इंडिया में 100 लोग हैं तो इन 100 लोगों में से सिर्फ कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 35 लोग काम कर रहे हैं। किनके लिए? इन 100 लोगों के लिए ना, खुद को भी मिला के। तो मीन्स फ्यूअर पीपल आर वर्किंग कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन, जो कि सही नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है। दिस शोज बैकवर्डनेस। ये क्या शो कर रही है? ये बैकवर्डनेस शो कर रही है कि भाई अपनी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होने के बावजूद, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर होने के बावजूद भी अपन क्या जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जितनी तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से क्या नहीं हो रहा, अपना विकास नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कंट्री का। समझ में आया? आ जाओ, कंक्लूजन ये हो गया ना। सो मैनी डिपेंडेंट्स रिलाई ऑन द फ्यूअर अर्नर्स। समझ में आ गया? तो बहुत सारे डिपेंडेंट हैं एक तरह से। अगर अपन इसमें देखें 33 समथिंग, यानी कि सॉरी, तो एक के ऊपर कम से कम 3 लोग क्या है, डिपेंडेंट हैं। आप अपनी खुद की फैमिली में देख लेना, ठीक है, आपके पिताजी के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट होंगे। आ जाओ, अब रूरल वर्सेस अर्बन प्रोडक्टिविटी की बात करें, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली थी। भले ही रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, किसमें? रूरल एरियाज़ में, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है? प्रोडक्टिविटी उनकी कम है, जो कि क्या शो करती है? बैकवर्डनेस। आ जाओ, सो रूरल पार्टिसिपेशन रेट इज़ स्लाइटली हायर देन द अर्बन। ये मैंने आपको बताया था। ये जो रूरल पार्टिसिपेशन रेट है वो कैसी है? ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? अर्बन के केस में। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी क्या करने लगते हैं, काम करने लग जाते हैं, मोस्टली गर्ल्स, ठीक है, और कभी कभी तो बॉयज़ भी, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ के काय में लग जाते हैं, काम करने में लग जाते हैं, ताकि अपनी फैमिली इनकम को बढ़ा सकें। बट रूरल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लेस टू द जीडीपी, शोज लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द रूरल वर्कर्स। लेकिन उसके बावजूद भी जो रूरल एरिया का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है बेटा? कम है, उसका कंट्रीब्यूशन कम है। उसके पीछे का रीज़न क्या है भाई? प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है, जिसके वजह से उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसा है? कम है। रिजल्ट क्या होता है भाई? लोअर इनकम। अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो जिसके वजह से अपने फार्मर्स की इनकम कैसी होती है? कम, और उसके वजह से मोर पॉवर्टी इन विलेजेस, जिसके वजह से गाँव में और क्या आती है? गरीबी आती है, ठीक है। सी, किसकी बात करेंगे अब अपन? वुमेन्स पार्टिसिपेशन का। तो अपन ने देखा था कि भाई रूरल एरियाज़ में 17.5% वुमेन्स क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेट। रीज़न वो ये बेटा, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। और इधर सिर्फ कितना? 14.2%। सबसे पहला रीज़न है वही पॉवर्टी इन विलेजेस। वुमेन वर्क इवन विदाउट एजुकेशन, कि भाई गाँव में क्या है बेटा? पॉवर्टी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, जिसके वजह से अपनी जो वुमेन्स हैं, मतलब वहाँ की जो वुमेन्स हैं, वो पहले खुद के फार्म में काम करती हैं, अगर फार्म है तो फिर खुद के फार्म में काम करने के बाद में वो क्या है पे काम करती हैं? दूसरे लोगों के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, मतलब ज़मींदार होते हैं, जिनके पास बहुत लमसम ज़मीनें होती हैं, तो फिर वो वहाँ जाती हैं काम करने। कितने तो क्या हैं? लैंडलेस फार्मर्स भी हैं, लैंडलेस लेबर्स भी हैं, तो वो सीधा उन्हीं के फार्म्स के ऊपर क्या करने जाते हैं? काम करने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, यहाँ तक कि बच्चे भी, ठीक है। इसलिए वहाँ का पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है। रूरल वुमेन्स एंटर जॉब्स अर्लियर इन लाइफ, जो कि मैं आपको बोल ही रहा था, पॉवर्टी की वजह से वो बहुत जल्दी क्या करना स्टार्ट कर देती हैं? जॉब्स करना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ रूरल एरियाज़ जहाँ पे थोड़ा बहुत वो अपनी बच्चियों को पढ़ा लेते हैं, 10th-12th करा लेते हैं या ग्रेजुएशन करा लेते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी क्या करना स्टार्ट कर देती हैं? जॉब करना स्टार्ट कर देती हैं बगल की सिटी में, वो एज ए रिसेप्शनिस्ट, एज ए सेल्स वुमन, इस तरह के वो उस तरह के काम करने लगती हैं। तो वहाँ पर भी उनको क्या ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, जैसा कि आपको पता ही है। दे ऑफन टेक लेस प्रोडक्टिव लो वेजेस जॉब्स लीडिंग टू ए विशियस साइकिल, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसके वजह से जॉब भी कोई इतनी अच्छी मिलती नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्टिव जॉब उन्हें नहीं मिलती, तो वेजेस कैसे मिलते हैं? कम मिलते हैं, लीडिंग टू ए विशियस साइकिल। तो इस बुरी साइकिल में क्या होके रह जाते हैं? फंस के रह जाते हैं, जिसके वजह से लो इनकम, और लो इनकम की वजह से पॉवर्टी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, पॉवर्टी। तो ये आ गया, देखो ये रहा विशियस साइकिल। नो एजुकेशन, लो प्रोडक्टिविटी, लो वेजेस,
मोर वुमेन नीड टू वर्क, तो हायर पार्टिसिपेशन बट स्टिल लो इनकम। तो यही रीज़न है जिसके वजह से कौन से एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज़। ठीक है, सो इन अर्बन एरियाज़ एजुकेशन इज़ हायर प्रायोरिटी। अब वर्क मतलब अगर अपन अर्बन एरियाज़ में देखें, अपन ने देखा था ना अर्बन एरियाज़ में लगभग डिपेंडेंसी रेशियो कैसा आ रहा था, कम आ रहा था, 33-34 के आसपास आ रहा था। क्यों है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में मतलब शहरों में किसको प्रायोरिटी दी जाती है, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स तो लोन लेके अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब वो जल्दी उन्हें जॉब नहीं करने देते। अगर उनके पास पैसा है, अगर वो केपेबल हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें पुश करते हैं और अच्छा। ठीक है, एजुकेशन ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए वुमेन डिले और अवॉइड जॉब्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उनका जो जॉब वॉब है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, और इसलिए पार्टिसिपेशन रेट कैसा है, कम है। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में सबको पता है उन्हें एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और अगर अच्छी एजुकेशन लेंगे तो जॉब्स भी कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी। इस वजह से वो थोड़ा डिले हो जाता है, इसलिए अर्बन एरिया में पार्टिसिपेशन रेट कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। चलो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन एंड जेंडर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।